गुड इवनिंग स्टूडेंट्स इन दिस सेशन वे डिस्कस ए फुल पेपर जो आपके फाइनल पेपर के जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो बनाया गया है। इस पेपर में हम हर एक सेक्शंस को डिटेल बाय स्टडी करेंगे कि किस तरीके से आपको कंटेंट जो है उसमें लिखना है और क्या क्या पॉइंट्स आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ऐड ऑन करने हैं, कौन कौन सी जो पॉइंट्स हैं वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रेम करने हैं। तो इन दिस पेपर देर आर द 5 सेक्शंस, ये आपको सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। जैसे फर्स्ट सेशंस में हमने देखा है कि आपको जो है वो 5 सेशन में फर्स्ट सेशन जो है इसमें से 1 मार्क्स कैरी करेगा हर एक क्वेश्चन। सेकंड सेक्शन में 9 क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स कैरी करेंगे। सी सेशन में 7 क्वेश्चन होंगे जो 4 मार्क्स के कैरी करेंगे। एंड देन डी मार्क्स में आपको पैसेज मिलेगा जिसमें से 3 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स को वो कैरी करेंगे। ऑन फाइनल पेपर जो फाइनल सेशन होगी दैट इज़ द ई सेक्शन, उसमें से आपको लॉन्ग पूछे जाएंगे 6 जिसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं और इनकी वेटेज जो होगी वो होगी 80। अब हम हर एक सेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स आपको ऐड ऑन करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं, ये हम डिटेल में देखते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द सेक्शन ए, तो सेक्शन ए में आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। देखिए हमारा यहाँ पे मेन मोटिव इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का ये है कि आपको इन क्वेश्चन से और भी पॉइंट्स जो हैं वो और भी एक एक तरीके से जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको पता चल जाएं कि कौन कौन से मेन फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो वेरी वेरी शॉर्ट्स आते हैं आपको क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से और पॉइंट्स ऐड ऑन करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से नेशन ने G20 की मीटिंग्स को हेल्ड किया और जो एक एक तरीके से लीड किया जिसने। हमने देखा है कि 2023 में, अब हम यहाँ पे ही देख लेते हैं 2023 में हमने क्या किया। 2023 में हमने इंडिया ने होस्ट किया G20 को। अब हम G20 का क्या, G20 है क्या वैसे ही G20 एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें से EU भी एक इसका एक ऑब्जर्वर है या फिर एक पार्टनर है जिस, और इसका मोटिव है कि इन सभी कंट्रीज में क्या करना, एक एक ट्रेडिंग, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली टाई अप करना, एक फ्रेंडली। And then 19 sovereign countries हैं। We also know that the meaning of the sovereign means कि external control किसी भी country का नहीं है, that is the sovereign। इंडिया ने इसको होस्ट किया 10 to 9 सितंबर 2023 में। आपको ईयर याद रखना है, 23 में इसको होस्ट किया था इंडिया ने। नेक्स्ट 24, अब इस ईयर में इसने किया ब्राज़ील ने। और इसका जो कहाँ पर हुई ये, इंडिया में कहाँ पर हुई ये, न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में जो एक नई बिल्डिंग्स बनाई गई थी G20 के लिए, वहाँ पर ये होल्ड एक एक तरीके से इसकी मीटिंग्स हुई। तो फाइनल जो मीटिंग्स है वो यहाँ पे हुई। हमने ये भी देखा है बहुत सारी इसकी मीटिंग्स अलग अलग जगहों पर हुई। जैसे श्रीनगर में भी इसकी एक मीटिंग हुई थी, मुंबई में, जयपुर में, बेंगलुरु में, तो हर जगह पे इसकी मीटिंग्स जो हैं हमें देखने को मिली। दैट इज़ द, अब आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, कौन सी समिट थी, G20 है क्या, कहाँ पर हुई, इंडिया ने कहाँ पर इसको एक एक तरीके से लीड किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बगदाद पैक्ट क्या है। बगदाद पैक्ट के और ये क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में एक आंसर तो आपको मिल गया। इन्होंने बोला है बगदाद पैक्ट एक साइन किया गया था 1955 में, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था। अब देखें, एक एक तो हो गया ये वाला क्वेश्चन बगदाद पैक्ट। आपको मुझे बताना है, आपको ये पता करना है, खुद पता करना है कि बगदाद पैक्ट के टाइम पे हमने एक और पैक्ट पढ़ा था, दैट इज द वर्सा पैक्ट एक्ट, WA वर्सा एक्ट, वर्सा पैक्ट। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका ये क्या था। देखो बगदाद कैपिटल है किसकी, ईरान की, और यहाँ पर एक पैक्ट साइन किया गया था। अभी इसको कौन लीड कर रहा था, इसको लीड कर रहा था USSR। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, USSR के द्वारा। हमने नेटो पढ़ा, वर्सा पैक्ट पढ़े, ये यहाँ ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट MCQs कई बार यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है नेम क्या है, दैट इज द, नेम का क्या एब्रीवेशंस है और नेम जो है वो किस तरीके से लीड करता है। देखिए फाउंडिंग फादर कौन है नैम के। अब अगर हम देखें तो नैम एक, जैसे हमने पढ़ा था 1954 में जो बंडगन कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडोनेशिया में, तो उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया था कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि वो कंट्रीज़ जो किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना चाहती हैं, उसकी रूट्स हमें, नैम की जो रूट्स हैं वो इस कॉन्फ्रेंस से देखने को मिली हमें। फाइनली 1961 के टाइम पे नैम का नेगोशिएशन आया और इसका जो फर्स्ट समिट था, ये भी याद रख लेना बेटा, बेलीग्रेड, बेलीग्रेड में इसका फर्स्ट समिट हुआ था। इसके फाउंडिंग फादर थे महात्मा गांधी, और इसके जो पार्टनर थे वो थे कवामी नुरखम इन गाना, नासिर इन इजिप्ट,
Sukarno in Indonesia, and Josue P. Broz Tito इन यूगोस्लाविया। आज के टाइम पे ये कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। इट मीन्स दैट कुछ एरियाज इसके मर्ज हो गए हैं दूसरी कंट्रीज में। उसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपका कि एलपीजी जो है वो रिफॉर्म्स कौन से ईयर में लाए गए थे। आपका एक क्वेश्चन है, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जब एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे उस टाइम पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और एक एक फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। तो आपको उनका नाम खुद पता करना है कि ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर रहे और उनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। ठीक है, आपके लिए ये क्वेश्चन है। अब अगर ये जीके बोस इतने जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज में नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए। अगर एक टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज किया है, तो आपको हर एक पॉइंट जो है, हर एक एस्पेक्ट्स को अच्छे तरीके से उस पर पकड़ होनी चाहिए। और ये हुआ था एलपीजी रिफॉर्म्स जो हैं वो 1991 में हुए थे जुलाई। और इसमें हमने देखा है इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था, प्राइवेटाइज किया था एंड ग्लोबलाइज किया था, जिसमें हमारे जो करेंसी का कंपैरिजन है बाकी किसी करेंसी के साथ, जैसे डॉलर यूरो के साथ, तो वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा कि रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे हमारे लीडर कौन थे। वो हमें सबको पता है कि यूएसएस रशियन जो रेवोल्यूशन है वो लेनिन के द्वारा, व्लादिमीर लेनिन के द्वारा जो है वो लीड किया गया था। उस टाइम पे ये लीडर थे और ये 24 अक्टूबर को 1927। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन। अब हम अपने आपने बोला कि हमने देखा कि 24 अक्टूबर, अक्टूबर 24, तो आपको मुझे ये बताना है कि अक्टूबर 24 को हम कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का सेटअप डे मानते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ एंड यूरोपियन यूनियन। इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका ईयर हमें मानते हैं, आपको ये खुद पता करना है। अगर नहीं पता चलेगा तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको मैं बता दूंगा वहाँ पे, बट ये आपको खुद पता करना है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट कब किया जाता है। सिंपल सा एक वन लाइनर क्वेश्चन है, दैट इज द 5 जून। और हमने देखा था एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई थी, दैट इज द यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, 1996 में। 1992 में ये इनॉग्रेशन, 1996 में हमने कहा था कि हम इसको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, बहुत सारी ऐसी कुछ प्रोविजंस ऐड ऑन करेंगे जिससे हम क्या कर सकें, अपनी जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है वो कब साइन किया गया था, और कब साइन किया गया था ये भी बताना है, किसने साइन किया था ये भी बनना है, और किसके द्वारा साइन किया गया था ये भी हमें पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है वो हरि सिंह ने साइन किया था, जिसमें हमने देखा था एक ड्राफ्ट भेजा गया था जेएल नेहरू फर्स्ट पीएम के द्वारा कि अगर आप हमारी कंट्री में मर्ज होते हैं, अपने एरिया को मर्ज करते हैं, तो हम आपको कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी देंगे। और हम एक कंडीशंस रखी थी हमारे सामने, जम्मू कश्मीर के सामने कंडीशंस रखी थी जेएल नेहरू ने कि अगर आप बाद में हमारे इंडिया में मर्ज हो जाएंगे तभी हम हेल्प करेंगे। जो पाकिस्तान ने अटैक किया था जो वेस्टर्न जम्मू एंड कश्मीर वाले प्रोविंस में, तो इंडिया के उस टाइम पे जो महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने एग्रीगेशन दे दिया था और एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन कर दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द emergency, the India's foreign policy, sorry, during the time of the Cold War, India's foreign policy based on, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वो थी वो किसके बेस्ड पे थी, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा, दैट इज द नैम। कहाँ पर इसका जो कब ये इनॉग्रेशन हुई, किसके द्वारा ये इनॉग्रेशन हुई, कहाँ पर इसका फर्स्ट समिट हुआ, इसका क्या मेन मकसद था, क्या मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव था, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ तक ये स्टेटमेंट सही है, इंटरनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड बाय इंदिरा गांधी, ठीक है। इन द ईयर ऑफ 1977, क्या 1977 में हुई थी? नो, ये हुई थी, हमने देखा था ये हुई थी 1975। अब आपको ये पता करना है कि ये किस डेट को हुई थी। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसी 2024 में हमारा जो पार्लियामेंट सेशन है उसने ये कहा है कि हम जिस दिन ये डिक्लेयर हुई थी इमरजेंसी, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे, उसको हम रखेंगे किस डे के नाम से, संविधान हत्या दिवस।
एज इट इज वर्ड है, इंग्लिश में इसको नहीं ट्रांसलेट करना है। दैट इज द संविधान हत्या दिवस में पार्लियामेंट में सेशन हुआ कि इस दिन को इस तरीके से ब्लैक डे के तरीके से मनाया जाएगा। अब आपको ये खुद पता करना है, चलो हम बता देते हैं। दैट इज द 25 जून 1975 को ये इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। ये बेसिक फैक्ट्स आपको इस पेपर में भी और बाद में जब आप किसी और एग्जाम देंगे वहां पर भी ये आपको हेल्प करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन वाज लेड बाय मेधा पाटकर। तो क्या ये मेधा पाटकर के द्वारा पहले तो नर्मदा देख लेते हैं। देखिए आपने भी पढ़ा होगा कि जो नर्मदा है ये एक रिवर है, और ये जो लार्जेस्ट रिवर है वेस्टर्न फ्लोइंग की तरफ जो अरेबियन सी में जाती है। तो इसको इस रिवर्स को प्रोटेक्शन के लिए जहाँ पर एक डैम्स कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, इसको बचाने के लिए एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, उसको लीड किया था मेधा पाटकर ने। क्या सही है या गलत है? हाँ, ये तो सही है, बट आपको और भी याद रखना है कब स्टार्ट हुई। जैसे हमने यहाँ पे देखा हुआ है 1985 में, और कहाँ पर हुई थी? गुजरात में। और गुजरात में हमने देखा है कि यहाँ से जो नर्मदा रिवर है वो क्या करती है, कट डाउन करती है। अब हम आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी पे आप एक बात और नोटिस कीजिएगा, सेक्शन बी में आपने देखा हुआ है, सेक्शन बी में 20 to 30 वर्ड्स हैं यहाँ पर बताए गए हैं, बट अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जब आप क्वेश्चन फ्रेम करें तो आप उसको पॉइंट्स में लिखें, और एक एक ड्राफ्ट, एक डेकोरम आपका पेपर का हो। ये नहीं है कि आप स्टोरी जैसे लिख दें और पेपर को सबमिट करें। नो, आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना है, एक बहुत अच्छा ड्राफ्ट बना के करना है विद फ्लो चार्ट्स, विद डायग्राम्स, जिसकी मदद से आपको हर एक फैक्ट्स जो है वो उस क्वेश्चन में इंक्लूड होना चाहिए। बट ये भी याद रखना है कि सिर्फ एक ही सेक्शंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। टाइम का मैनेजमेंट एंड देन ड्राफ्ट का मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू राइट योर पेपर। ओके, अब हम सेक्शन बी पे स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, हमने पढ़ा भी है। क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रोकने के लिए है, कि हम कम से कम रिड्यूस करेंगे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। जैसे सम ऑफ द स्टूडेंट्स ने गैसेस के नाम भी लिखे होते हैं, मीथेन, आइसोटोप्स, बहुत सारे जो गैसेस हैं, वो जो हार्मफुल गैसेस हैं जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसकी मदद से हमने क्या किया था कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। एंड आपके लिए एक छोटा सा, इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन है, इंडिया ने इस एग्री प्रोटोकॉल पे कब साइन किए थे? और दूसरा क्वेश्चन है, क्योटो किस कंट्री की एक सिटी है? सेकेंड क्वेश्चन है, इंडिजिनियस पीपल किसको कहते हैं? और इंडिजिनियस पीपल को किस कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है इंडिया में? आदिवासी हम इनको कहते हैं, इनका जिसको हम कहते हैं एसटी, जिसको शेड्यूल ट्राइब के नाम से जानते हैं हम। और शेड्यूल ट्राइब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा। अब एक और पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है? लार्जेस्ट इंडिजिनियस पीपल की कैटेगरी में कौन आते हैं? दैट इज द गोंडास, गॉन्ड्स ट्राइब। गॉन्ड्स ट्राइब स्पेशली सेंट्रल इंडिया वाले रीजन्स में अगर हम बात करें तो, सॉरी फॉर दैट, ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन में हमें गॉन्ड ट्राइब्स देखने को मिलती है। अगर हम बात करें तो इंडिया में, अब हम आपके एनसीईआरटी में ना एक क्वेश्चन पूछा गया था, हुटूज एंड भिल्स ट्राइब। आपको पता करना है हुटूज एंड तुत्सी, हुटूज, हुटू एंड तुत्सी, ये कौन सी कंट्री के ट्राइब्स हैं, जो कि हमने एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हैं। मैं आपको कॉन्टिनेंट बता देता हूँ, दैट इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब आपको ये पता करना है कि कौन सी कंट्री के ट्राइब्स हैं ये। आपके फाइनल जो कॉम्पिटिटिव होंगे वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये आपको पता करने हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर लिखने में भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपको। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज का क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों बनाया गया है, इसका क्या मेन एम है? देखो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये सेटअप किया गया था 1992 में, और ये फोर्स में आया था 1994 में। ये इसमें इसका हेडक्वार्टर जो है वो बॉन जर्मनी में है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो मेन स्टेबलाइज करना ग्रीन हाउस गैसेस का, कि जो एटमॉस्फेयर का लेवल है वो प्रिवेंट एक तरीके से मेंटेन रहे, और जो भी ह्यूमन डेंजरस एक्टिविटीज हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सके क्लाइमेट चेंज से। उसके बाद है बाइपोलैरिटी एंड यूनिपोलैरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि ये कौन से चैप्टर में हमने पढ़ी थी।
वैसे फनी सा क्वेश्चन है बट आपको पता होना चाहिए बिकॉज आपकी पॉलिटिकल साइंस तो है ही, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। एंड सेकंड बुक हम जाते हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स है आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट फर्स्ट बुक तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, तो हर एक पॉइंट्स को आपको पता होना चाहिए। देखिए यूनिपोलर और मल्टीपोलर बाइपोलर में क्या मीनिंग्स होता है। यूनिपोलर में भी हमने देखा था और बाइपोलर में भी देखा था। देखिए यूनिपोलर मतलब कि जो एक एक तरीके से वर्ल्ड में एक ही पावर हो उसको हम यूनिपोलर पोलर कहते हैं। सुप्रीम पावर एक ही हो, डोमिनेंट में एक ही पावर कर रही हो, दैट इज द यूनिपोलर। और बाइपोलर मीन्स टू टू पावर्स जो है वो लीड कर रही हूँ, दैट इज द बाइपोलर। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोल्ड वॉर की बात करें तब हमें बाइपोलर देखने को मिला। और आज के टाइम पे अगर हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो वो कौन सा ऑर्डर है, एक तरीके से यूएस डोमिनेंस में है, यूएस की हेजमनी जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, जिसकी वजह से यूनिपोलैरिटी हमें देखने को मिलती है। बट अगर हम बात करें इंडिया और रशिया के विजन्स की तो वो मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, उनका विजन ये है। उसके बाद है व्हाट आर द कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन कौन सी ऐसी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते, सॉरी वन क्वेश्चन इज लेफ्ट, जो एनडीए का आपको शॉर्ट नोट बताना है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 15 मई 1985 को क्या 1998 को क्या हुआ, बीजेपी ने एक अलायंस बनाई डीएमके के साथ। डीएमके द्रविडियन मोन्टेजर कजगाम, तमिलनाडु की पार्टी हमने पढ़ी थी, दैट इज द इंडियन लोक दल। इन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाई, इसका मैनिफेस्टो रखा कि हम फोर्थ कमिंग लोकसभा इलेक्शंस में जो बनाई गई थी उसके लीडर के द्वारा, मतलब उसके लीडर में भी इसमें क्लैब थे, दैट इज द अटल बिहारी वाजपेयी। इन द 13 लोकसभा इलेक्शंस में एनडीए ने सिक्योर किया था 297। मैंने आपको एक क्रोनोलॉजिकली और निमोनिक से, विद द हेल्प ऑफ निमोनिक से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश की थी। फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सेकंड जनरल इलेक्शन, थर्ड जनरल इलेक्शन, फोर्थ जनरल इलेक्शंस में किन कौन से जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी डेथ हो गई थी। फिफ्थ जनरल इलेक्शन, कौन सी जनरल इलेक्शंस में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, कौन सी जनरल इलेक्शंस में राजीव गांधी का असेसिनेशन हुआ, कौन सी इलेक्शंस में जो इंदिरा गांधी हैं उनका असेसिनेशन हुआ, कौन सी इलेक्शंस में जो ताशकंद एग्रीमेंट था वो हमें देखने को मिला, उसके पहले कौन से प्राइम मिनिस्टर थे। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक 1947 से 2014 तक के ईयर, 2024 तक के ईयर को लर्न करवाया है विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स, तो ये चीज़ें भूलनी नहीं है। when you write your questions, when you write your answers, these points is very helpful on the basis of fact data। ओके, सेवंथ क्वेश्चन है कौन कौन सी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन जो हैं वो हमारी एफॉरेस्टेशन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के टाइम पे। जैसे हमने देयर आर द मेनी स्लोगन्स, जैसे अगर वाटर के रिगार्डिंग बात करें तो सेव वाटर सेव लाइफ। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट के बेसिस पे बात करें तो हमारी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे मैं कुछ स्लोगन्स के नाम दे देता हूँ जो बहुत ज़्यादा पब्लिश होते हैं, जैसे एक पेड़ लगाओ 10 बचाओ, और सॉरी एक पेड़ काटो 10 लगाओ और देश बचाओ। दिस इज द सम ऑफ द स्लोगन्स टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड देयर आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन्वायरमेंट को। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोई 2 स्टेप्स बताने हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को चेक कर सकते हैं कि किस तरह एयर पोल्यूशन है। मैं आपको एक हेल्प से एक एक पॉइंट बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, आप अपने जो गैजेट्स हैं, जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, आप उन पे वेदर देखते हैं कि आज का वेदर कैसा होगा। वहाँ पे ना एक साइड पे आता है कि इस डे की एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है। तो लास्ट जब हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो रेन है वो नहीं हुई थी, तो हमारा भी जो कंडीशंस हैं एयर क्वालिटी की वो भी बहुत ज़्यादा लो चली गई थी। वहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि एयर पॉल्यूशन कितना है। अब बट हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें कौन कौन से ऐसे मेथड यूज़ करने चाहिए जिससे हम जो एयर पोल्यूशन है उसको चेक कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द सीएनजी एंड एलपीजी को अल्टरनेट करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा देयर आर द मेनी इलेक्ट्रॉनिक बसेस आर इम्प्लीमेंटेड बाय द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, ताकि हम क्या कर सकें, जो पोल्यूशन है उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकें। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। एट प्रेजेंट हम ये नहीं कहते हैं कि गाड़ियाँ लेना जो है वो गलत बात है, बट हमें एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसका ज़्यादा यूज़ करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो उनके पास खुद के पास जो गाड़ियाँ हैं। उसके बाद पीयूसी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ना, गाड़ियों के पोल्यूशन चेकिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि आपका जो गाड़ी है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। दिस इज़ द मेन पॉइंट्स जो हमें करने चाहिए एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए।
उसके बाद है कॉमन प्रॉपर्टी। क्या है कॉमन प्रॉपर्टी? आर दोज एरियाज जो एक हर एक कम्युनिटी, हर एक कंट्रीज के लिए उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे मैं अगर हम बात करें अंटार्कटिका, अंटार्कटिका एक कॉमन प्रॉपर्टी राइट है। कोई भी कंट्री उस पर ये एलिगेशन नहीं, कोई भी ये असेंट नहीं लगा सकता है कि वो मेरा कॉन्टिनेंट है या वो एरिया। वी ऑल्सो नो दैट देर आर द मेनी रिसर्च सेंटर हर एक कंट्री के जो रिसर्च करने जाते हैं, बट हर कोई कंट्री ये नहीं कह सकता कि वो उसका एक तरीके से कॉन्टिनेंट है। कॉमन रिसोर्स वो होते हैं जहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर हम यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को अच्छे बेटर वे में, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको अच्छे तरीके से एक एक तरीके से यूटिलाइज भी करें और मेंटेन भी करें। एंड देन लास्ट क्वेश्चन इज 2+ पॉइंट बताने हैं कॉलिशन पॉलिटिक्स के। अब देखो और भी अब ज़्यादातर ना यहाँ पर क्वेश्चन आता है नेगेटिव पॉइंट की, क्या नेगेटिव पॉइंट्स या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, क्या फैक्टर हो सकते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है प्लस पॉइंट, पूछा है आपको पॉजिटिव पॉइंट्स पूछे हैं। तो देखो यूनिटी में ही हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, एंड वी ऑल्सो नो दैट इंडिया इज ए डाइवर्सिफाइड कंट्री। इट मीन्स दैट वननेस, जैसे हम कहते हैं ना हम भारतीय हैं, वी आर ऑल द इंडियंस, इट मीन्स दैट वी शो द आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन। तो इंडिया जो है एक बेस्ट कंट्री है जहाँ पर मैनी ईयर्स में हमें एक डाइवर्सिफाइड डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, एथेंसिटी के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, ट्रेडिशन के बेसिस पे। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर वेरी क्लियर हमें देखने को मिलती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब कि यहाँ पर यूनिटी भी है। जैसे आपने देखा होगा द सम ऑफ द रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई भाई, इट मीन्स ऑल दीज points to show their unity within the diversities. आपने देखा होगा there are the many cultural activities are we celebrate in the educational institutions, जहाँ पर हर एक जो कल्चर, हर एक रिलीजन का जो पर्सन है, स्टूडेंट्स है, वो पार्टिसिपेट करता है। दिस इज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, सो दिस इज योर सेक्शन बी। एंड सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन पूछा गया है यूरोपियन यूनियन क्या है, आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में बताना है। वी ऑल्सो नो दैट यूरोपियन यूनियन एक ऐसा यूनियन है जिसमें हमने ये बताया गया है कि किस तरीके से हमें पॉइंट्स को ऐड ऑन करना है, किस तरीके से पॉइंट्स को ऐड ऑन करके कौन कौन से जो मेन फैक्टर्स हैं उनको ऐड ऑन करके पॉइंट्स को लीड करना है। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन एक कैपिटलिस्ट कंट्री का एक ग्रुप है जो 1993 में फॉर्म किया गया था मैनचेस्टर ट्रीटी के अंदर। एंड बहुत सारा एक एक तरीके से अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये एक यूरोपियन एक रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या काम करता है, इनकी कॉमन करेंसी है, फ्लैग है, और ट्रेड बैरियर्स को, टैरिफ्स को ये रिड्यूस करने की कोशिश करता है, अपने एरियाज को कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन के तरीके से वह करवाता है। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसके खुद का एंथम है, खुद की करेंसी है, जिसमें वो क्या करता है, कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है मेन गोल्स क्या हैं। ये पीस बनाने की कोशिश करता है अमंग द सिटीजन्स के बीच में, प्रमोट करता है फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड जस्टिस अमंग द सिटीजन्स, प्रमोट करता है इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, इस्टेब्लिश करता है इकोनॉमिक यूनियन को, और यूरो एज ए करेंसी को अडॉप्ट करता है। उसके बाद की बात करें चाइना एक सेकंड क्वेश्चन है आपका कि चाइना जो है वो राइज, हाउ विल यू एक्सप्लेन, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि चाइना एक राइजिंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में एट प्रेजेंट में। अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन गलत भी नहीं है, बिकॉज ये आपने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, ये आप रिकॉल करिएगा अभी माइंड में कि कौन से चैप्टर में हमने राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी पढ़ा था। देयर आर द सम ऑफ द पॉलिसीज लाइक ओपन डोर पॉलिसी एंड स्पैरो पॉलिसी, प्योर लॉफ स्ट्रिंग पॉलिसी, ये सारी की सारी पॉलिसीज़ मैंने आपको अच्छे तरीके से उसमें पढ़ाई हुई हैं, जो हमने एक टॉपिक्स को डिस्कस किया था। तो ऑल दीज पॉलिसीज़ जो अब आप आंसर्स को फ्रेम करेंगे तो ये ऐड ऑन करनी है, ये बहुत एफिशिएंट पॉलिसीज़ हैं जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो चाइना इकोनॉमिक पावर्स में देखें, चाइना जो है वो एक बहुत बड़ा आज के टाइम पे एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में काउंट किया जाता है, और कुछ कंट्रीज़ जो हैं, कुछ कंट्रीज़ इसको एक डेवलप कंट्रीज़ में भी ऐड ऑन करती हैं, बट कहीं ना कहीं ये डेवलपिंग, देयर आर द मैनी ड्रॉबैक्स जो चाइना में देखने को मिलते हैं हमें। देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जो राइज करते हैं कि चाइनीज इकोनॉमी किस तरीके से होगी। फर्स्ट फैक्टर इज दैट मेजर डिसीजन 1970s की फोर मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट जो एनलाही ने लिया था, मैंने आपको ये पढ़ाया भी था। फोर मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट जिसमें 4 वर्ड्स थे। ओपन डोर पॉलिसी कि आप हमारी कंट्री में आइए, आप यहाँ पे ट्रेडिंग कीजिए, जो बेनिफिट्स होगा हम भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। एंड प्राइवेटाइजेशन,
प्राइवेटाइजेशन मतलब कि लिबरलाइज कर देना अपनी इकोनॉमी को, और जिसकी मदद से क्या किया गया था, एक एक थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ था। मेजर डिसीजन चाइना ने क्या किया था, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन कर लिया था अपनी इकोनॉमी को, जिसमें उन्होंने एस्टेब्लिश किया था रिलेशन किसके साथ, 1972 में किसके साथ, यूएस के साथ। पहले इसकी इकोनॉमी जो है वो आइसोलेशन में थी। जैसे आपको पता होगा आइसोलेशन मतलब कि अपने आप को पूरा एक डिटेन कर लेना, बंद कर लेना, और किसी को ओपन कर, सॉरी क्लोज कर लेना, ओपन नहीं करना चीज़ों को, दैट इज द एक एक तरीके से आइसोलेशन का मीनिंग। फॉर मॉडर्नाइजेशन हमने देखा था द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर मॉडर्नाइजेशन जो 73 में लाया गया था, 74 में ही है, दिसंबर 73 में, 74 में हम काउंट करते हैं इसको, जो लाया गया था, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओपन डोर पॉलिसी 1978 में जिनपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी को इनोमिनेट किया कि हम चाइना में ट्रेड हायर कम एक प्रोडक्टिविटी को करेंगे, जिससे हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी बूस्ट हो सके। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन हमने देखा 1982 में, जिसमें चाइना ने एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है कि किस तरीके की कंट्रीज जो हैं, किस तरीके के लोग जो हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन की कंपनीज, जैसे होता है ना, आपने देखा होगा महारत्ना कंपनीज होती हैं, नवरत्न कंपनीज होती हैं, उनको एक एक लीडिंग दिया जाता है कि कौन कौन से आपको पॉइंट्स बताइए, कौन सी कंपनी आपकी किस पॉइंट में आएगी, दैट इज द मेन पॉइंट। उसके बाद इसका 13th क्वेश्चन है कि इंडिया के रिलेशन किसके कैसे हैं नेपाल के साथ। नेपाल इंडिया का एक नेबर है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट दैट इज द तत्ता पानी। तत्ता पानी, it is an area which is located in the near Uttarakhand and Nepal border. uh, India claimed that this area within the Indian territory, but Nepal claim कि नहीं ये तो हमारा एरिया है। तो ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है जो इंडिया और नेपाल के बीच में है। नेपाल जो है वो इकोनॉमिक एक एक तरीके से टाई अप है हमारे कंट्री के साथ, मतलब कि हम एक एक नेपाल का अगर हम बर्थ प्लेस देखें तो इनका जो कल्चर है वो बुद्धिज़्म पे है, और बुद्धिज़्म इंडिया में भी एक्सप्लोर किया गया है। इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की गई थी 1950 में, जिसमें स्पेशल रिलेशन को एक्सिस्टेंस करते हैं हम इंडिया किसके साथ, नेपाल के साथ। अब कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर हम कॉपरेशन देखने को मिलता है, एक ट्रेड एंड इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, डिफेंस कॉपरेशन एंड मल्टीलेटरल पार्टनरशिप। देखिए इकोनॉमी में भी हम नेपाल, जैसे आपने देखा होगा ना, सम ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस में नेपालीज को रिजर्वेशन दिया जाता है, नेपालीज के लिए कोटा रिजर्व रखा गया होता है। तो इसी तरीके से हम अपनी इकोनॉमी, अपनी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ में भी इन कंट्रीज़ के लोगों को अलग से कुछ प्रोविजंस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी है। और आपको एक यहाँ पे मुझे एक पॉइंट याद आ गया, आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि हमारे नेबर्स में कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमें वीज़ाज लगा के जाना पड़ता है, और ऐसी कौन सी कंट्री हैं जिसमें हम विदाउट वीज़ाज जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्चुअल डाटा के अकॉर्डिंग है, ये याद रखिएगा कि अभी रिकॉल कीजिएगा माइंड में कि किस तरीके की कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी, जिसमें कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें हम विदाउट वीज़ा जो हैं वो लगा के जा सकते हैं। डिफेंस कॉपरेशन हमने देखा है, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ द गोरखा। गोरखा हमने देखा हुआ रेजिमेंट होती है जिनका एक फेमस इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज़ द खुखरी। एक नाइफ जैसा होता है ये। सूर्य किरण, सूर्य किरण क्या है, सूर्य किरण एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो हम नेपाल के साथ करते हैं, नेपाल और इंडिया के बीच में होती है। नेपाल और इंडिया एक बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेंबर्स हैं, जैसे सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, शंघाई कॉर्पोरेशन हो गया, यूएन हो गया, इवन की बहुत और भी इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें नेपाल और इंडिया दोनों साथ में मेंबर्स हैं। अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल पॉवर्टी। आपको क्या करना है, ग्लोबल पॉवर्टी पे एक शॉर्ट नोट लिखना है, और ये इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। वर्ल्ड से क्वेश्चन आया है। ग्लोबल पॉवर्टी का मतलब है कि जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे ग्लोबल पॉवर्टी, बिकॉज एक एक कहीं ना कहीं एक कंट्री की डेवलपमेंट के वे में एक बहुत बड़ा हिंड्रेंसेस है पॉवर्टी, ग्लोबल पॉवर्टी। जैसे आपने देखा होगा HDI इंडेक्सेस आते हैं या हंगर इंडेक्सेस आते हैं, हैंडे पासपोर्ट इंडेक्सेस आते हैं जो एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज हेल्ड करती हैं, हेल्थ इंडेक्सेस आते हैं। तो इसमें हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी कंट्रीज़ कितना
कितना कंट्रीब्यूट कर रही है और क्या रैंक है उसका, जिसमें हमें पॉवर्टी का भी जो एक एक तरीके से पॉइंट है वो देखने को मिल जाता है। इंडिया में 21.9% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो नेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है, ये इसका डाटा है। हम आज के डाटा के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, जो 2011 में जो डाटा आया उसके अकॉर्डिंग ही डाटा जो है वो चलाया जाता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी जो हमने देखा था, व्हेन पीपल डू नॉट हैव एन इनफ मनी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है जो उनको बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर सकते वो, जैसे खाना पानी कपड़ा ये भी नहीं कर सकते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एंड रिलेटिव पॉवर्टी, उनके पास नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो है, दैट इज द रिलेटिव पॉवर्टी। क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ग्लोबल पॉवर्टी होती है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत ज़्यादा लोग हो जाएं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए, इसकी वजह से पॉवर्टी है वो हो सकती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो हो जाए, उसकी वजह से जो है वो ग्लोबल पॉवर्टी जो है वो हो सकती है। प्राइस राइसिस हो जाए वो उससे हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए उससे हो सकती है। क्लाइमेट फैक्टर हो सकता है। कॉलोनियल एक्सप्लोजन, जैसे कोई कंट्री किसी पर कंट्री पर ये क्या कर ले, हुकूमत जिसको हम कहते हैं, या फिर हम डोमिनेंस जिसको हम कहते हैं वो कर ले, तब भी ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हो सकती है। जैसे मैंने एक पॉइंट भी लिखा है, इंडिया का रैंक 1111 था आउट ऑफ 125 कंट्रीज में, ग्लोबल हंगरी इंडेक्स में 23 में। पर अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट 24 में, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 24 में नहीं लिखा है बिकॉज ये डाटा पुराना है। 24 में जो इंडेक्स आया था उसमें से इंडिया का रैंक 105 था आउट ऑफ 127 में, किसमें? ग्लोबल हंगरी इंडेक्स में। आप देख लें कि हमारी कंडीशंस क्या है। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन क्या है और किसकी इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है। ग्लोबलाइजेशन हमने पढ़ा हुआ है, इट इज़ ए मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। देयर आर द मेनी पॉइंट्स जो हमें ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट्स में देखने को मिलते हैं। इसमें हम अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को, ट्रेडिंग को, कल्चर को, ट्रेडिशन को, कस्टम्स को, वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, एक एक तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, शेयर करते हैं। दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन। अब नेगेटिव इफेक्ट हमें पूछे गए हैं ग्लोबलाइजेशन के। इससे इनइक्वालिटी राइज होती है, जो पुअर है वो पुअर हो जाता है, जो रिच है वो रिचर हो जाता है, जो गरीब है वो गरीबी की कैटेगरी में चला जाता है, और जो अमीर है वो अमीर की कैटेगरी में चला जाता है। ये ग्लोबलाइजेशन का इंक्रीज करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपने देखा, ग्लोबलाइजेशन तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है कंट्री को डेवलप करने के लिए, बट साइबर अटैक भी आज के टाइम पे देखने को मिलते हैं हमें। लॉ जॉब्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया था मशीन का, कि एक मशीन जब आ जाती है तो वो कितने सारे लोगों की जॉब्स को खा लेती है। वी ऑल्सो नो दैट कि मशीन खुद भी चलाने के लिए जो मैन है उनकी ज़रूरत होती है, जो पीपल हैं उनको उनकी ज़रूरत होती है। बट जितना एक क्रॉप्स को, जैसे फॉर एग्जांपल एक पैडी की क्रॉप है, तो उसको लीड करने के लिए इतनी ज़रूरत नहीं होती है ना, जितनी लोगों की ज़रूरत होती है, उस मशीन को उतनी नहीं पड़ेगी। उसके बाद है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के टाइम पे, ये बहुत एक थ्रेटन पॉइंट है। अगर इसी तरीके की एक्टिविटीज़ रही तो वर्ल्ड जो है वो हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन की कगार पर देखने को मिलेगा हमें। दिस इज द मेन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज या नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड वन इज द फोर फंक्शन ऑफ द नीति आयोग। आपको चलो लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लानिंग कमीशन इसको पहले बोला जाता था, 1950 में ये इसका फॉर्मेशन हुआ था। आज के टाइम पे हम इसको नीति आयोग बोलते हैं। ये जो है वो बॉटम, पहले जो था वो अप टू बॉटम अप्रोच के अकॉर्डिंग चलता था। ये नीति आयोग जो है वो बॉटम टू अप अप्रोच, मतलब कि इस तरीके के, जैसे जो नीति आयोग है ना वो इस तरीके से काम करता है, यहाँ से इस तरीके से। और जो प्लानिंग कमीशन था ना वो काम करता था, सॉरी, वो काम करता था इस तरीके से, इस तरीके से। वो पहले बॉटम में रूल्स बनाता था, उसके बाद नीचे, उसके बाद नीचे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, वो स्टेट में आई, या उसने, फॉर एग्जांपल ये एक जनरल बात है, मैं इस किसी भी पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा हूँ, ये से जर्नल देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई, जैसे कोई स्कीम, जैसे सुकन्या स्कीम्स हमने पढ़ी थी, या फिर लाडली बेटी हमने पढ़ी थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने स्कीम पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल कोई सी स्कीम में 1 लाख जो है वो मनी प्रोवाइड किया गया स्टेट को। आप यहाँ पे 90 पहुंचेगा, यहाँ पे 80 पहुंचेगा, और एंडिंग में जिसके पास जाना चाहिए उसके पास 50 पहुंचेगा। बट ये मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, ये रियलिटी नहीं है। कई बार कुछ ऐसा प्रोविजंस होते हैं जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, डायरेक्टली जो मनी है वो प्रोवाइड कर देती है। जैसे आपने फार्मर्स का देखा होगा, जो लैंड का एक पॉइंट है जिसमें डायरेक्टली जो मनी है वो क्या करता है, गवर्नमेंट जो क्या करती है, सीधा जो फार्मर्स हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है।
उसके बाद इसके हैं कि ये करप्शन और कॉपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को लीड करता है, शेयर करता है नेशनल एजेंडा, डिसेंट्रलाइज्ड करता है प्लानिंग को, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को कम करता है, इंटरनल कंसल्टेंसी को करता है, मॉनिटरिंग करता है और एवोल्यूशन करता है उन पॉइंट्स को। उसके बाद है दिस इज द मेन पॉइंट्स जो हमें देखने को मिलते हैं नीति आयोग में। एंड देन नेक्स्ट वन इज द ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है और इसके टू पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन 1970s में हमें इसका जो टेन्योर है वो देखने को मिला। इसमें मेन क्रॉप्स कौन सी थी, राइस एंड व्हीट, जिसकी फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को हमें क्या करना था, इंक्रीज करना था। ग्रीन रेवोल्यूशन का रिजल्ट ये निकला कि हमने स्पेशली व्हीट एंड राइस की प्रोडक्शन को ग्रो किया। इसमें हमने हाइब्रिड सीड्स का यूज़ किया, जिसकी मदद से हमने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया अपने कंट्रीज में। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस है, इंक्रीज प्रोडक्शन तो हुई, पॉजिटिव पूछा गया है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट, ये याद रख लेना। आपने क्वेश्चंस लर्न किए होंगे बट ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू, एंड देन बच्चे ट्रू वाला टिक करके आ जाते हैं, वो पॉइंट गलत होता है। एक बार क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से रीड करना है। यहाँ पर आपका मेन मोटिव आपको समझाने का यही है कि आप पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। एंड बेटर लैंड यूज फॉर द एम्प्लॉयमेंट 2 और 3 क्रॉप्स, न्यू सीड्स जो हैं वो डेवलप किए गए थे, ये सारे के सारे आर द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड देन सेक्शन डी की बात करें, दिस इज द आल्सो ए पॉइंट। अब सेक्शन डी से पहले जो लॉन्ग आंसर हैं वो पहले अटेम्प्ट किए गए हैं, उसके बाद मैं आपको सेक्शन डी समझा देता हूँ। वैसे लॉन्ग आंसर में हम देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बताए गए हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहाँ तक हमें लगता है कि जो 2024 का ईयर रहा, यहाँ पर जो है वो बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली, तो मे बी बांग्लादेश पे क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस बार बांग्लादेश पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बांग्लादेश के हर एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से रीड करेंगे और क्या क्या जो मेन पॉइंट्स हैं बांग्लादेश पे उनको आप अच्छे तरीके से रीड करके बताएंगे, पढ़ेंगे। अब हम पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं। वी ऑल्सो नो दैट हर एक चैप्टर में हमने पाकिस्तान को देखा, हर एक सेक्ट्स को हमने पॉइंट्स को हमने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हर एक पॉइंट्स को, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को आपको बताया गया है। देखिए इंडिया जो है वो जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं हमारा ही कंट्री से निकला हुआ एक रीजन है। अगर हम वेस्टर्न प्रोविंस की बात करें तो यहाँ से ही वो रीजन निकला हुआ है। इफ वी टॉक अबाउट द बेसिक पॉइंट, इंडिया जो है वो एक बहुत कंट्रोवर्शियल वर्ड यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, फ्रेंडली भी नहीं करूँगा और एनिमी वर्ड, एक बहुत कंट्रोवर्शियल रिलेशन शो करता है हम पाकिस्तान के साथ, जिसमें हम काउंटर टेररिज्म और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ को निगलेक्ट करने की बात करते हैं। एक बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस वाटर ट्रीटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटी जो 1960s में हमने पढ़ी थी 19 सितंबर में। जब भी आपको आएगा ना, दिस इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो किया गया था। और ईस्टर्न रिवर वेस्टर्न रिवर मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है विद डायग्राम, कौन सी रिवर कहाँ पे मर्ज होती है, किस तरीके से जो हम इनको देखते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, हम टैकलिंग करते हैं क्लाइमेट क्राइसिस में दोनों साथ में। अब ये लिखा गया है, एनसीईआरटी ने भी इसको एग्रीगेट किया है कि हाँ क्लाइमेट में हर एक किसी के पॉइंट्स जो हैं वो साथ होते हैं। दोनों कंट्रीज चाहती हैं कि वो ट्रेड को इम्प्रूव करें बाकी कंट्रीज के साथ। हालांकि हमारे नेबर के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो इतने अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, बट पाकिस्तान और चाइना के साथ जो रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं बेटर में है। प्रोटेक्टिंग करना वाटर्स को, मिनॉरिटीज़ की सप्लाई को प्रोटेक्टिंग करना, या पीपल टू पीपल रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा है। ऑल दीज पॉइंट्स जिनकी एक्सप्लेनेशन आपको बताई गई है कि इस तरीके की एक्टिव जो पॉइंट्स हैं। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू राइट द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस के बाद क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा गया और लिखा है मैंने, तो क्वेश्चन समझना इस बात को। इन द 2014 एंड 2019 की इलेक्शंस में पीपल ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट को सेंटर में। आप इस बात से सहमत हैं कि कॉलिशन एरा जो है वो खत्म हो गया है? आप अपने बेसिस पे इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें कि डू यू एग्री दिस स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर विद सूटेबल एग्जांपल। आपको एग्जांपल्स भी बताएंगे।
This question is a very hypothetical question, but it is also included in your syllabus. So when you write your answer, when you frame your questions, so add on all the steps regarding the BJP and other political system की coalition government के regarding भी. पर कांग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी रही हमारी कंट्रीज में जिसमें उन्होंने डोमिनेंस किया. बीजेपी जो है वो एक एक प्रॉपरली एग्जिस्टेंस में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी रही थी, बट इस टाइम पे हमने 14 में देखा इलेक्शन ऑफ 2014 एंड 19, यहाँ पे 19 आएगा जिसमें उन्होंने मेजोरिटी सीट्स जो हैं वो होल्ड की और कॉलिशन गवर्नमेंट नहीं बनाई गई. अप्रैल 11 अप्रैल एंड 19 मई को क्या हुआ, इलेक्शन हुई 17 लोकसभा इलेक्शन में. अब आपके लिए क्वेश्चन, जो इस बार की इलेक्शन हुई उस ये कौन सी इलेक्शन थी, कौन से टर्म की इलेक्शन थी. 18 थी, अब आपको पता चल ही गया होगा, 18 थी, 19 थी, 20 थी या 21, कौन सी जनरल इलेक्शन थी. और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. आई नो पूरी याद लर्न नहीं हो सकती है, बट एक एक्चुअल डाटा पता होना चाहिए. आपको 12th तो पास करनी ही करनी है, साथ में बाद में आपको कॉम्पिटिटिव के लिए भी पढ़ना है, तो ये डाटा जो है वो आपको पता होना चाहिए. उसके बाद अगर हम बात करें 2014 की इलेक्शंस में कुछ डाटा बताया गया है, इतनी सीट्स इन्होंने जीती, इतनी सीट्स चाहिए थी. नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो लीडर बने बीजेपी के और एक एक पावर्स में जो है ये गवर्नमेंट आई. अब 19 की बात करें तो 19 में भी इन्होंने एक जिसको हम कहते हैं एक अच्छे तरीके से वन किया. इवन की 24 में कहीं ना कहीं एक अनस्टेबल तो नहीं कहेंगे हम, बट कहीं ना कहीं इन्होंने कॉलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो वो गवर्नमेंट्स जो है हमें देखने को मिल रही. एंड देन लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस लाइन, यस आई एग्री द एरा ऑफ द कॉलिशन गवर्नमेंट वाज एंडेड इन द इलेक्शन ऑफ 2014 एंड 19. बट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 2 ही ईयर पूछे हैं, उसके बाद नहीं पूछा है. अब अगर 24 का ये क्वेश्चन आता है तो वहां पे लिखना है कि नहीं, हम कह सकते हैं कि अंडर नहीं हुआ है, बिकॉज इसके बाद कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिला है कि और भी गवर्नमेंट जो है वो मेक की गई है, पर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं. फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकता है कि अगर बीजेपी पावर में अच्छे तरीके से नहीं आई तो वो कोलिशन गवर्नमेंट बना सकती है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस बहुत ज़्यादा डोमिनेंस में रही, बट धीरे धीरे जो उसकी इम्पोर्टेंस अगर हम कहेंगे, या फिर हमने सिंडिकेट लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट वर्ड्स देखे थे, उनकी इंपॉर्टेंस जो कहीं कम हुई कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से नेगेटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिले. एंड देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, दैट इज द इंडियाज और चाइना के रिलेशंस को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर, कि इंडियाज और चाइना के रिलेशंस किस तरीके से हमें. क्वेश्चन समझो पहले, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में और चाइना को इंडिपेंडेंस मिला 1949 में, बट एट प्रेजेंट चाइना एक बहुत डेवलप्ड है, चाइना इज मोर डेवलप्ड देन इंडिया. व्हाई, क्यों, गिव रीजन, कुछ कारण भी बताओ. इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से टैकल करना है. आपको किस तरीके से लिखना है. चाइना की हिस्ट्री और इंडिया की हिस्ट्री जो है वो डिफरेंट रही है टाइम टू टाइम. इनोवेशन के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में, कल्चर के मामले में, हर एक फील्ड में हमें, इकोनॉमी, इवन के फूड के मामले में तो आपको सभी को पता ही होगा, कहीं ना कहीं हमारा जो चेंजेस है वो देखने को मिली है. अनप्रोडक्टिव एग्रीकल्चर देखने को मिला है. 1950s की बात करें तो दोनों कंट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं डेवलप कंट्रीज में काउंट की जाती हैं, इंडिया भी. बट अगर हम दोनों को कंपेयर करें, वैसे कंपेयर करना नहीं चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कंपेयर नहीं पूछा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूछा है कि क्यों डेवलप्ड हुई है, कारण पूछे हैं, रीजंस पूछे हैं. बट फिर आज के टाइम पे हम देखें तो चाइना जो है वो एवरी फील्ड में हमसे बेटर है, चाहे हम स्पेस में देखें या फिर प्रोडक्शन में देखें या फिर एग्रीकल्चर में देखें, तो बहुत अच्छी जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करता है. उसके बाद इंपॉर्टेंट टेरिटरी इशू, वाटर रिलेटेड इश्यूज, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं ये हमें देखने को मिलती हैं इन सभी पॉइंट्स में. अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो हम, एंड देयर आर द मेनी इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना के रिगार्डिंग, जो हमने पढ़ेंगे, जैसे टेरिटोरियल इश्यूज हैं, जैसे अस्काई चीन हो गया, तिब्बत हो गया, ये सारे के सारे टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हो गया, ये सारे के सारे जो हैं ये चाइना के साथ हैं. उसके बाद पार्टी सिस्टम हमने देखा है, वन पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम. मल्टी पार्टी सिस्टम हमें इंडिया में देखने को मिलता है, वन पार्टी सिस्टम हमें चाइना में देखने को मिलता है. कहीं ना कहीं ये भी एक
डेवलपमेंट का इश्यूज है, हमें क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। रिफॉर्म्स इन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, इवन की टेक्नोलॉजी में हम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से जो पॉइंट्स ऐड ऑन किए गए हैं। देन फाइनली इसका कंक्लूजन पता होना चाहिए आपको। एंड मोस्ट ये इसके ऑर्स हैं, हर एक क्वेश्चन के और मैंने इंक्लूड किए हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी डिस्कस कर सकते हैं। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताने थे वो ये था, पैसेज के आंसर्स। कि पैसेज के आंसर किस तरह, देखिए बच्चे, अगर आपको क्वेश्चन एक वर्ड में पूछा गया है तो एक वर्ड में आंसर्स नहीं लिखना है उसका। मैंने ये नहीं कहा था, जैसे आपको पूछा गया है वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस, तो आप वो यूएसए लिख दें और यूएसएसआर लिख दें। नो, आपको एट लीस्ट वेटेज के अकॉर्डिंग आंसर्स देने हैं कि क्या वेटेज है क्वेश्चन की। बेशक वही लाइंस डालें, आपने क्यों, आपने सभी पढ़ा हुआ है, और पैसेज जो होगा वो सिलेबस से ही होगा आपके, मे बी वो इमरजेंसी से हो सकता है। तो एक एक तरीके से अच्छे एक फ्रेम, प्रॉपर फ्रेम करके आंसर्स बताने हैं। जैसे नेटो हो गया या फिर वॉर्सॉ पैक्ट हो गया, ये सारे के सारे ऑर्गन्स थे जो बनाए गए थे अलायंस के द्वारा, जिसकी वजह से वो क्या कर सकें, अपनी जो वर्ल्ड है, अपनी जो अलाइंस है उसको अच्छे तरीके से बेटर वे में डेवलप कर सकें। सेकंड, स्मॉलर स्टेट, बहुत सारी स्मॉलर स्टेट ज्वाइन करना चाहती हैं कंट्रीज़ को, ताकि वो उनके साथ जो कोई भी एनिमीज उनके एक एक तरीके से अपोज ना हो। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज कि अलाइन सिस्टम किस तरीके से थ्रेटन हो सकता है, किस तरीके से डिवाइड करता है वर्ल्ड को। वी ऑल्सो नो दैट अगर पावर्स होंगी तो कहीं ना कहीं जो टकराव अगर हम कहीं, या फिर एक एक तरीके से वायलेंस हैं वो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इनके जो अलायंस सिस्टम जो है वो एक एक तरीके से डिवाइड कर देता है किसको, वर्ल्ड को। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फाइनल पेपर्स में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पैसेज को ध्यान से रखिएगा। एंड देन द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको जब भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस लिखेंगे तो उन आंसर्स में आपको कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन मैंडेटरी है। स्टूडेंट्स, मैंने हर एक पेपर्स में आपको बोला हुआ है, बट कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन इज मैंडेटरी व्हेन यू राइट योर सेक्शन ईज क्वेश्चन। जब आप ई सेक्शन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो जो कंक्लूजन है वो मैंडेटरी है। तो ये था आपका पेपर। अगर फिर भी किसी को कोई क्वायरीज होंगी इन पेपर में कि किस तरीके से कोई क्वेश्चन करना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।